नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 पर। ये जैसे ही संसद में आया, सियासी हलकों में काफी गहमागहमी शुरू हो गई। हमारे पास इस पर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सरकारी प्रेस रिलीज है और कुछ कानूनी विश्लेषण भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बिल के जो मुख्य बिंदु हैं, इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों आपत्तियां उठ रही हैं और हाँ, इसके आगे चलकर क्या असर हो सकते हैं, इन सबको समझने की। चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। ये विधेयक सीधा जुड़ा है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से और केंद्र और राज्य के जो मंत्री हैं उनसे। कहने को तो इसका मकसद राजनीति में आप कह सकते हैं पारदर्शिता या नैतिकता को बढ़ाना बताया जा रहा है। पर हाँ, इसको लेकर चिंताएं भी कम नहीं हैं, गंभीर चिंताएं हैं। तो सबसे पहले ये बिल आखिर है क्या, मतलब कहता क्या है ये? देखिए, मोटा मोटा ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हैं और वो किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं, गंभीर मतलब जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती हो, और वो 30 दिन लगातार हिरासत में रह जाते हैं। 30 दिन? अच्छा। हाँ, लगातार 30 दिन। तो 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ओह। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं। अच्छा, यानी अब तक इस पर कोई ऐसा साफ नियम नहीं था। हमने हाल में कुछ उदाहरण देखे भी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला था, अरविंद केजरीवाल जी, 156 दिन। हाँ, या वो तमिलनाडु वाले मंत्री सेंथिल बालाजी, वो भी तो 8 महीने पद पर बने रहे थे। तो क्या ये उसी पृष्ठभूमि में है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हीं घटनाओं का आप कह सकते हैं हवाला देकर सरकार का तर्क है कि भाई, जेल से सरकार चलाना ठीक नहीं है, नैतिक रूप से गलत है, और ये विधेयक जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ कहा कि यह सार्वजनिक जीवन में नैतिकता लाने के लिए है, राजनीति में शुचिता के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि देखिए, मोदी सरकार तो खुद को भी कानून के दायरे में ला रही है, जबकि विपक्ष उनके अनुसार उन लोगों का बचाव कर रहा है जो जेल से सरकार चला रहे थे। लेकिन विपक्ष का नजरिया तो बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने तो इसे सुपर इमरजेंसी से भी आगे का बता दिया। जी हाँ, उनका तो सीधा आरोप है कि ये बिल असल में न्यायपालिका की जो आज़ादी है उसे ख़त्म करने की कोशिश है। और एक तरह से वो कह रही हैं, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार सिस्टम बनाने की तरफ एक कदम है ये। उनके मुताबिक तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म, उसके लिए खतरा है, और इसका हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई पक्ष और विपक्ष की बातें, लेकिन ये बिल अभी कानून तो नहीं बना है। इसे भेजा गया है संसद की संयुक्त समिति को, जेपीसी को। तो अब आगे क्या होगा, प्रक्रिया क्या है? हाँ, जेबीसी अब इस पर बारीकी से विचार करेगी, सारे पक्षों को सुनेगी शायद, और उम्मीद है कि अगले संसद सत्र तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। अगले सत्र तक? जी। और क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये कोई साधारण कानून नहीं है। इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब सदन की जो कुल संख्या है उसका बहुमत, और जितने लोग उस दिन मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत। यह आसान नहीं होता। हाँ, और क्या इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा? क्योंकि ये तो मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों पर भी लागू होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये बिल संविधान के उन अनुच्छेदों को बदल रहा है, जैसे आर्टिकल 75, 164 और दिल्ली के लिए 239AA, जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़े हैं। तो ये सीधा सीधा संघीय ढांचे से जुड़ा मामला है। इसलिए संसद से पास होने के बाद इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा, साधारण बहुमत से। अच्छा, तो ये तो काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया लंबी है। और देखिए, एनडीए के लिए संसद में विशेष बहुमत जुटाना, खासकर राज्यसभा में, वो एक चुनौती हो सकती है। राज्यों से शायद मंजूरी मिल जाए, पर संसद वाला पड़ाव मुश्किल हो सकता है। और जब भी संविधान में इतने बड़े बदलाव की बात आती है, तो एक और चीज जहन में आती है, मूल ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उसका क्या रोल हो सकता है यहाँ? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और जुडिशियल रिव्यू, यानी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार, वो खुद मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। तो मतलब अगर ये बिल कानून बन भी गया तो इससे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर कि कहीं ये संविधान के मूल ढांचे का, जैसे लोकतंत्र या संघवाद या न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो एक कानूनी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है।
तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये बिल नैतिकता और शुचिता के लिए है, गंभीर अपराधों में आरोपी मंत्रियों को पद से हटाने के लिए, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का एक हथियार कह रहा है। जी, फिलहाल तो ये बिल संसदीय समिति के पास है। इसे कानून बनने तक अभी कई पड़ाव पार करने हैं। राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, संवैधानिक भी। देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो जो राजनीतिक बहस चल रही है उससे परे हटकर सोचें तो लंबे समय में ये कानून नैतिकता और राजनीतिक शक्ति, इनके बीच का जो नाजुक संतुलन है उसे कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।